Hello everyone, welcome to GATE Academy. I am Amit Zarola, subject matter expert at GATE Academy. In this video, we will see what type of problem generally are asked in the GATE exam. तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखूं तो पता लगता है कि सिंगली रेनफोर्स्ड टॉपिक से, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन या एनालिसिस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने पिछले वीडियोस में बात किया था एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का, जहां पर हमने उसके अंदर टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट किए थे, टोटल टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट किए थे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन कैलकुलेट किया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन कैलकुलेट किया था। उसके बाद मैंने आपके साथ बात किया था हमने टाइप ऑफ सेक्शंस पर। उसके पहले मैंने बात किया था यहाँ पर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पर, जहाँ पर मैंने एक्सयू मैक्स और एक्सयू लिमिट आपको कैलकुलेट करना बताया था। हाउ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड वी हैव सीन दिस डिपेंड्स your neutral axis constant, and the neutral axis constant is the function of grade of steel. It never depend on the grade of concrete or the type of loads. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स जनरली पूछे जाते हैं। हमने टाइप ऑफ सेक्शंस की भी बात किया था पिछले कुछ वीडियोस में, जहाँ पर हमने बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शंस की बात किया था और इनके सिग्निफिकेंस भी बताए थे, कब कौन सा सेक्शन हमें चूज करना है। ओवर रेनफोर्स सेक्शन वी डू नॉट डिजाइन, वी मेनली टारगेट द बैलेंस सेक्शन और अंडर रेनफोर्स सेक्शन, while डिजाइनिंग वी टारगेट ओनली द बैलेंस सेक्शन। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट एग्जाम में। तो यहां पर पहले जो टाइप का प्रॉब्लम आता है, वो पहले टाइप का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को दिया जाए, जिसके अंदर आपको एक वेल डिजाइन सेक्शन दिया जाएगा। उस सेक्शन के अंदर ऑलरेडी स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, उस सेक्शन के क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन आर ऑलरेडी डिजाइंड। आपको सिर्फ उस सेक्शन की क्या करना है, मोमेंट कैपेसिटी मींस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ हम देखते हैं। तो टाइप 1 यहाँ पे देखते हैं जो प्रॉब्लम फ्रेम हो सकता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम से, वो हो सकता है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। MOR में लिख रहा हूं, जिसका मीनिंग अंडरस्टूड है, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट कैपेसिटी हम इसको क्या कह सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप में इसको डिस्कस करूंगा। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, दैट स्टेप इज फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सयू मैक्स और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना। तो यहां पर मैं लिख दूं फाइंड एक्सयू लिमिट। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सयू लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालना है एक्सयू लिमिट, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक्सयू लिमिट जो होता है वो होता है एक्सयू लिमिट इक्वल टू न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट इनटू इफेक्टिव डेप्थ। अब बात करते हैं, यहाँ जो ये के है वो अलग अलग ग्रेड पर डिपेंड करता है। तो फॉर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर FE 250, FE 415 and FE 500, we have the values of XU limit equal to 0.53D, then we have the value XU limit equal to 0.48D, then we have the value for 500 XU limit equal to 0.46D। तो ये सभी वैल्यूज हमने निकालना सीखा था। तो सबसे पहला स्टेप मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कि मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्सयू लिमिट और एक्सयू मैक्स आल्सो यू कैन राइट। सबसे पहले मैंने ये कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर स्मॉल डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। अच्छा, इसमें आपको गिवन डेटा क्या क्या होगा, यहाँ पर आपको जो गिवन डेटा दिया गया होगा इस प्रॉब्लम टाइप नंबर 1 में, जहाँ पर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आपको दिया गया होगा ग्रेड ऑफ स्टील, देन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ स्टील पता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता है, आपको टोटल एरिया ऑफ स्टील भी दिया गया होगा। उसके बाद आपको डायमेंशंस, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस भी आपको क्या है, गिवन है। एवरीथिंग इज गिवन, इट इज वेल डिजाइन सेक्शन, यू हैव टू जस्ट चेक द मोमेंट कैपेसिटी ऑफ दिस सेक्शन। तो एवरीथिंग इज गिवन देयर। तो यहां से मैंने डी का वैल्यू ले लिया, ग्रेड भी मैंने डिसाइड कर ली कि कौन सी ग्रेड दिया है।
आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या किया, ये था मेरा स्टेप नंबर 1। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में यदि इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको क्या करना है, फाइंड XU मीन्स एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हम यहां पर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे आपके स्टेप नंबर 2 में। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम किससे डिनोट करने वाले हैं, उसको हम डिनोट करने वाले हैं XU से। ठीक है, अब XU किस फैशन में हम निकालने वाले हैं, तो XU निकालने के लिए कोई सा भी कंडीशन हो, किस टाइप की भी बीम हो, अभी तो मेनली मैं सिंगली रेनफोर्स्ड, मैंने अभी पिछले कुछ वीडियो में सिंगली रेनफोर्स्ड ही डिस्कस किया है, इसलिए सिंगली रेनफोर्स्ड पे बेस्ड में ये स्टेप्स बताऊंगा। डबली रेनफोर्स्ड जब मैं डिस्कस करूंगा तो उस पर बेस्ड भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल में जब भी आपके पास सिंगली रेनफोर्स्ड हो या डबली रेनफोर्स्ड हो या फ्लेंज्ड बीम हो, किसी भी टाइप का बीम हो, यदि आप उसमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना चाहते हैं, so what you people can do, you just put total compressive force equal to total tensile force, that's it। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुट कर रहा हूं टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। हमने हमारे पिछले वीडियोस में निकालना बताया था आपको टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है, द वैल्यू इज 0.36 FCKB इंटू XU इक्वल टू T क्या होता है, टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 FY इंटू AST। ठीक है, तो 0.36 FCKB इंटू XU ये हो गया टोटल कंप्रेसिव फोर्स, 0.87 FIST ये हो गया टोटल टेंसाइल फोर्स, ये हमने डिराइव करना देखा था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से XU का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0.87 FYAST होल डिवाइड बाय 0.36 FCK इंटू B। आप देखिए आपको सभी वैल्यूज पता है, FY ग्रेड ऑफ स्टील है, FCK ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, AST एरिया ऑफ स्टील है, B विड्थ ऑफ बीम सेक्शन है। एक बहुत जरूरी बात, ये सभी वैल्यूज आपको न्यूटन एंड mm में के टर्म में रखना है ना। यहाँ पर इसकी FY की क्या यूनिट होना चाहिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर, FCK की न्यूटन पर mm स्क्वायर, AST की mm स्क्वायर, B mm में, एवरीथिंग शेल बी केप्ट इन न्यूटन एंड mm यूनिट्स। ओके, तो ये हो चुका है मेरे पास एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला। तो यहां से मैंने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वी हैव स्टेप नंबर 3। अभी पहले स्टेप में आपने क्या कैलकुलेट किया था, पहले स्टेप में मैंने कैलकुलेट किया था लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये कैलकुलेट किया था एक्चुअल लिमिट इक्वल टू K इंटू D। दूसरे स्टेप में मैंने क्या कैलकुलेट किया, दूसरे स्टेप में मैंने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट किया। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है, मींस एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहां पर हम देखते हैं, लिख देता हूं मैं, कंपेयर XU एंड XU लिमिट। अब कंपेयर हम कर क्यों रहे हैं, कंपेयर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम टाइप ऑफ सेक्शन डिफाइन कर सके। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था टाइप ऑफ सेक्शंस का, बैलेंस सेक्शन का, अंडर रेनफोर्स सेक्शन का, ओवर रेनफोर्स सेक्शन का। तो वो हमने किस बेसिस पे बात किया था, वहां पर हमने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के टर्म्स में बात किया था, बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शंस का। तो इसी कारण से मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, XU एंड XU लिमिट को क्या करने वाला हूँ, कंपेयर करने वाला हूँ। तो देखते हैं इसको यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो क्या रिजल्ट्स यहाँ पर मुझे मिलते हैं। तो इफ कंडीशन देखते हैं, कंपेयर कर रहा हूँ मैं XU एंड XU लिमिट को, इफ XU इज कमिंग एग्जैक्टली इक्वल टू XU लिमिट, तो इस टाइप के सेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, ये होता है आपका बैलेंस्ड सेक्शन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इट विल बी योर बैलेंस्ड सेक्शन। चलिए, ये बैलेंस सेक्शन का काम हो गया है। अब बैलेंस सेक्शन के बाद क्या हो सकता है, ठीक है, अब यदि आपके पास बैलेंस सेक्शन होता है तो जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं तो उसमें आपको कौन सी वैल्यू यूज करना है, तो अब आपको XU लिमिट यूज करना है। चूंकि यहाँ पे XU लिमिट दोनों सेम है तो एनी वैल्यू यू कैन यूज, मींस आई शुड राइट XU लिमिट विल बी यूज्ड। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, कमेंट में लिख देता हूं यहाँ पर XU लिमिट शैल बी यूज्ड। कहां पर यूज करना है, मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करते टाइम XU लिमिट शैल बी यूज्ड। मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करते टाइम या टोटल AST एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते टाइम, एवरी टाइम यदि आपके पास बैलेंस सेक्शन है तो हर जगह जहां भी XU होता है वहां पर आपको किसकी वैल्यू रखना होगी, XU लिमिट की। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा कंडीशन देखता हूं, इफ ये जो XU है वो छोटा आ गया सपोज XU लिमिट से,
तो ऐसे टाइप के सेक्शंस को हम क्या कहते हैं, अंडर एनफोर्स सेक्शन, क्योंकि अंडर एनफोर्स सेक्शन में आपकी न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, हमने देखा था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पर ये टाइप जो हो जाएगा सेक्शन का, दैट विल बी योर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। चलिए, मुझे ये भी पता लग चुका है कि अंडर एनफोर्स सेक्शन है यदि एक्स लेस देन एक्स लिमिट है तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कौन सी वैल्यू यूज करने वाला हूँ, क्या मुझे एक्सयू लिमिट यूज करना चाहिए मोमेंट कैपेसिटी निकालने में या एक्सयू यूज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहूंगा यदि अंडर एनफोर्स्ड है तो आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू यूज करना है। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, एक्सयू शैल बी यूज्ड। एक्सयू क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इट शैल बी यूज्ड। चलिए, हो गया हमारी बात। अब बात करते हैं तीसरे केस की। वैसे तो हमें ओवर एनफोर्स डिजाइन नहीं करना है, लेकिन यदि ओवर एनफोर्स सेक्शन ऑलरेडी डिजाइंड है जिसकी मोमेंट कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करना है, इन दैट केस देखते हैं क्या होता है। यदि एक्सयू बड़ा आ गया है एक्सयू लिमिट से, तो हम टाइप ऑफ सेक्शन को क्या कहने वाले हैं, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ शिफ्ट हो चुकी है, डाउन। तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन बनेगा दैट विल बी योर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन। ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर क्या बात करना होगी, ऐसी कंडीशन में आपको कौन सी डेप्थ यूज करना है, तो वहां पर आपको एक्सयू लिमिट यूज करना है, क्योंकि एक्सयू लिमिट क्या होती है, एक्सयू लिमिट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू यूज करना चाहिए यहां पर भी। तो ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं कि एक्सयू लिमिट शेल बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि केवल सेकंड केस ऐसा है अंडर एनफोर्स्ड वाला जहां पर हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यूज करना है। अदरवाइज बैलेंस सेक्शन एंड ओवर एनफोर्स सेक्शन के केस में हमें कौन सा सेक्शन यूज, हमें कौन सी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यूज करना है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें क्या करना है, यूज करना है। तो ये जो था, ये था हमारा स्टेप नंबर 3, जहां पर मैंने स्टेप नंबर 1 से कैलकुलेटेड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड स्टेप नंबर 2 से कैलकुलेटेड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कंपेयर किया, और मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास कौन से टाइप का सेक्शन अवेलेबल है। चलिए, नेक्स्ट टारगेट क्या है अब मेरे पास, अब मेरे पास टारगेट है मोमेंट कैपेसिटी निकालना, स्टेप नंबर 4। यहां पर मैं बात कर रहा हूं अब स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में हम निकालते हैं कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MOR। ठीक है, जिसको हम MOR कहते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप टेंशन जोन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्रेशन जोन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, द वैल्यू विल बी सेम। यहाँ पर बात कर रहा हूँ सबसे पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की। तो कंप्रेशन जोन का फॉर्मूला यदि मैं चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ, दैट वी हैव 0.36 FCK B into XU D minus 0.42 XU। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ, वो मैं लिख सकता हूँ 0.87 FY into AST, देन लीवर आर्म हम लिख सकते हैं D माइनस 0.42 XU। ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, हमारे पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था किस तरीके से हमें निकालना होता है। तो इन दिस फैशन आप क्या कर सकते हैं, मोमेंट कैपेसिटी सेक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दो फॉर्मूले आ चुके हैं। अच्छा, इन फॉर्मूला का यूज मुझे किस तरीके से करना है, तो जैसे कि मैंने स्टेप 1, 2, 3 बताया आपको, उसके बाद मैंने क्या किया, सेक्शंस पता लग चुके हैं मुझे। कैसे पता लगे, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास बैलेंस्ड सेक्शन है। जब भी मेरे पास बैलेंस सेक्शन होता है तो मुझे कौन सी वैल्यू यूज करना है, एक्सयू लिमिट की। तो यहाँ पर एक्सयू की जगह और यहाँ पर एक्सयू की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, एक्सयू लिमिट। और एक्सयू लिमिट का कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं स्टेप नंबर 1 में बता चुका हूँ। आपको सब कुछ पता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इन द सेम फैशन यहाँ पे भी एक्सयू और एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिट रखेंगे, सब K इंटू डी। K का वैल्यू टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा, तो मोमेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। इन दिस फैशन जो भी आपके पास टाइप ऑफ सेक्शंस है, आप उसका यूज करते समय यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये था आपका टाइप नंबर 1 का प्रॉब्लम, जहां पर कि आपको यदि गेट में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम से, तो इन मोस्ट ऑफ द टाइम वो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कैलकुलेट दी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब टाइप 2 की मैं बात करता हूं यहाँ पर
कि सेकंड टाइप में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूं। टाइप 2, टाइप 2 में आपसे वो पूछा जाएगा, या तो वो आपको डेप्थ निकालने को कहे कि कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ द बीम फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ मोमेंट्स, या फिर वो आपको कहे कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, मतलब वो आपको डिजाइन से रिलेटेड बात कहेगा। ये पूरा भी एनालिसिस से रिलेटेड काम था टाइप नंबर 1 में। टाइप नंबर 2 में हो सकता है वो आपसे डिजाइन से रिलेटेड बात पूछे, मतलब कितना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है, कितना वहां पर डेप्थ रिक्वायर्ड है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस रिक्वायर्ड है, वो आपसे पूछा जा सकता है टाइप नंबर 2 में। तो टाइप नंबर 2 में लिख सकता हूं यहां पे डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ बीम्स। डिजाइन ऑफ बीम से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है आपसे। पूरा बीम तो डिजाइन करने के लिए नहीं दिया जाएगा गेट में, है ना, बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। डायरेक्ट कोई ट्रिक, ऐसी कोई फॉर्मूला बेस्ड कुछ हो सकता है, वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या पूछा जा सकता है। देखिए इसके अंदर आपको क्या दिया हो सकता है, इसके अंदर आपको लेंथ ऑफ मेंबर दिया जा सकता है, ठीक है, और क्या दिया सकता है, या तो लेंथ ऑफ मेंबर दिया होगा तो इसके साथ में कितना लोड है उसके ऊपर यूडीएल फॉर्म में वो दिया जा सकता है, या फिर आपको बेंडिंग मोमेंट दिया जा सकता है, डायरेक्टली वो बेंडिंग मोमेंट दे दें आपको। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यूज जो होगी वो फैक्टर्ड करना है, राइट। तो मुझे यहाँ पर फैक्टर्ड वैल्यू लेना है, क्योंकि हम तो IS 456-2000 यूज करते हैं, और IS 456-2000 में हम लिमिट स्टैंड मेथड यूज कर रहे हैं। तो आपको फैक्टर्ड वैल्यूज लेना है, इनको 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। एल यदि दिया है तो एल इफेक्टिव लेना होगा, ठीक है। आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम बताएंगे कि किस तरीके से एल इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं हम। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्टली MU का वैल्यू अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट दिया गया है, ठीक है। अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट आपको दे रखा है, आपको पूछा गया है कि अच्छा, आपको ये भी डिसाइड कर दिया गया है कि क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको रखना है, क्या ग्रेड ऑफ स्टील आपको रखना है, ये ऑलरेडी आपको दिया गया है, ठीक है। तो मैं अभी मान रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि आपको MU न देख के आपको ये दो वैल्यूज दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका डेप्थ निकालो या एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालो इसमें रिक्वायर्ड। तो आपको क्या करना है, इन दो फर्स्ट टर्म का यूज करते हुए पहले आप क्या निकाल लेंगे, बेंडिंग मोमेंट। सिंपली सपोर्टेड बीम दिया जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, उसमें अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालेंगे, मैक्सिमम कहाँ होता है, मिड स्पैन पर होता है, और वैल्यू कितनी होती है, WL²/8। तो यहाँ पर WL इफेक्टिव WL²/8, इसका यूज करते हुए आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, MU का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको MU का वैल्यू क्या करें वो एग्जाम में दे दें। चलिए MU आ चुका है मेरे पास, अब मुझे यहाँ पर निकालना है पहली स्टेप। यदि वो आपसे पूछते हैं तो ये पूछ सकते हैं स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट इफेक्टिव डेप्थ, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करना है हमें इफेक्टिव डेप्थ, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम जब भी कोई सेक्शन डिजाइन करते हैं तो कौन से टाइप का सेक्शन डिजाइन करते हैं, हम सेक्शन डिजाइन करते हैं बैलेंस्ड सेक्शन। जब भी आपके पास बैलेंस सेक्शन होता है तो उस केस में मेरे पास मोमेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बैलेंस सेक्शन में, मोमेंट कैपेसिटी MOR का जो फॉर्मूला है बैलेंस सेक्शन में, फॉर्मूला तो यही रहता है, कंप्रेशन जोन की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस XU और XU की जगह में क्या लिख दूंगा, XU लिमिट रख दूंगा। तो MOR में बैलेंस सेक्शन की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला लिखता हूं मैं बैलेंस सेक्शन में 0.36, कंप्रेशन जोन की बात कर रहा हूं FC के B इंटू XU की जगह XU लिमिट रखने वाला हूं बैलेंस सेक्शन के लिए, इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिट। XU लिमिट की वैल्यूज रख दूं मैं यहाँ पर 0.36 FC के B इंटू XU। अच्छा, XU लिमिट की हमें वैल्यू क्या रखना पड़ेगी यहाँ पर, XU लिमिट का जो वैल्यू होता है वो होता है K इंटू D। मैं डिफाइन कर देता हूँ कि जो K होता है वो, अच्छा ठीक है, मैं K इंटू D लिख देता हूँ अभी XU लिमिट को, K इंटू D, ठीक है। अब यहाँ पर D माइनस 0.42 XU लिमिट को फिर मैं रख रहा हूं K इंटू D। अब क्या करिए, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से, तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलने वाला है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो इक्वेशन है वो मिलने वाली है, और वो कुछ आपको इस फैशन में मिलेगी, Q FC के B D स्क्वायर। Q क्या चीज है,
Q जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील पर, मतलब इस वैल्यू पर K पर। यदि आप पॉइंट यहाँ पर जैसे मैं FY 250 ले लूँ, जो FY है उसकी वैल्यू 250 लूँ, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर K की जगह 0.53D रखना पड़ेगा, जिसके कारण Q का जो वैल्यू आने वाला है वो Q का वैल्यू मिल जाएगा आपको 0.148 FCK BD स्क्वायर। ये कौन सी टर्म में मिला है आपको, ये मिला है फॉर Fe 250 के लिए। ठीक है, आगे वाला देखता हूँ। यदि मेरे पास क्या है Fe 415 ग्रेड है, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, K की जगह जैसे कि मैंने 250 में 0.53 रखा था, यहाँ पर मैं क्या रखने वाला हूँ 0.48। जब यहाँ पर K पे 0.48, यहाँ K की जगह 0.48 रखूँगा, तो यहाँ पर वैल्यू जो मुझे मिलने वाली है दैट विल बी 0.138 FCK BD स्क्वायर। कौन से टाइप की कौन से टाइप की ग्रेड ऑफ स्टील के लिए है ये है Fe 415 के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसी तरीके से यदि 500 है तो K की जगह आप क्या रखिए, K की जगह आप रख दीजिए 0.46, तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 0.133 FCK BD स्क्वायर। टाइप ऑफ स्टील हो चुका है यहाँ पर ग्रेड Fe 500। चलिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की मैंने इतनी बात किया है, ठीक है। मुझे निकालना क्या था यहाँ पे मुझे निकालना था कैलकुलेट इफेक्टिव डेप्थ। अब मेरे पास ये 3 फॉर्मूले हैं बैलेंस सेक्शन डिजाइन करने के लिए, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह पर मैं क्या रख दूँ, जो अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट मैंने कैलकुलेट किया यहाँ से, वो वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ। 0.148 मुझे पता है, FC के ग्रेड ऑफ पता है, B आपको दिया गया होगा या आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एग्जाम में क्या होगा कि आपको कुछ रेशो के फॉर्म में दे सकते हैं वो लोग कि B/D का रेशो इतना है या B का वैल्यू इतना है, डेप्थ निकालो। तो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन कोई एक वैल्यू दिया होगा, B का सपोज दिया है आपको, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, डेप्थ रिक्वायर्ड यू कैन कैलकुलेट। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि MOR की जगह अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट रखा, तो जो डेप्थ का फॉर्मूला मिला है दैट फॉर्मूला वी हैव कैलकुलेटेड हियर MU डिवाइड बाय Q FCK B। ठीक है, D का ये वैल्यू निकल जाया है, और D क्या है आपका इफेक्टिव डेप्थ है जो कि रिक्वायर्ड है। MU क्या है, ये अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट रखा है, किसकी जगह रख दिया मैंने, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह Q FCK BD स्क्वायर। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 250 के लिए, Q का वैल्यू 250 के लिए हो जाएगा 0.148, Fe 415 के लिए 0.138, और Fe 500 के लिए कितना हो जाएगा 0.133। तो वो Q का वैल्यू रखेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट रखेंगे, B रखेंगे, अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट रखेंगे, यहाँ पर हमें डेप्थ रिक्वायर्ड जो है वो क्या होगा पता लग जाएगा। तो मेरे पास डेप्थ रिक्वायर्ड का क्या आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1। या तो आपको क्वेश्चंस यहाँ तक पूछा जा सकता है कि रिक्वायर्ड डेप्थ कैलकुलेट करिए, या फिर इसके आगे एक स्टेप और बढ़ा के आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट भी कैलकुलेट करिए। क्या लिख दें हम, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, हमारे पास सेक्शन का टाइप क्या है, बैलेंस सेक्शन है। बैलेंस सेक्शन है मतलब टोटल कंप्रेसिव फोर्स टोटल टेंसाइल फोर्स के बराबर है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल कंप्रेसिव फोर्स टोटल टेंसाइल फोर्स के बराबर रख रहा हूँ। टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, वो होता है मेरे पास 0.36 FCK B इंटू XU की जगह क्या रखना है, अभी मुझे रखना है XU लिमिट, ठीक है, क्योंकि बैलेंस सेक्शन है। यहाँ पर 0.87 FY इंटू AST। तो आप देखिए मेरे पास सभी चीज अवेलेबल है, XU लिमिट भी D के फॉर्म में अवेलेबल है, K इंटू D, और D में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मुझे XU लिमिट की भी प्रॉपर वैल्यू क्या है पता है। यहाँ से सिर्फ मैं क्या निकाल सकता हूँ, AST निकाल सकता हूँ। AST इज इक्वल टू 0.36 FCK B, XU लिमिट की जगह मैं रख रहा हूँ K इंटू जो D मैंने अभी कैलकुलेट किया है डिवाइड बाय 0.87 इंटू FY। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन द टेंशन जोन। ठीक है, ये तो मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 हो चुका है। अब
इसके अलावा भी मेरे पास क्या है, दो और फॉर्मूले हैं, तो वो मैं किस तरीके से कैलकुलेट करता हूं वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 2 की मैं यदि बात करूं तो देखते हैं मैं किस तरीके से फॉर्मूला नंबर 2 निकाल रहा हूं। टोटल 3 फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और तीनों ही केस में आपको सेम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट मिलने वाला है। तो किस तरीके से मिलता है यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखते हैं, मैं जानता हूँ क्या जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये फॉर्मूला मुझे पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, यहाँ पर भी AST का टर्म है, ठीक है। यदि इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह मैं MU का वैल्यू रख दूं जो मुझे दिया गया है, तो इस MU के लिए कितना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि XU की जगह मैं अब क्या रखने वाला हूं, XU लिमिट रखने वाला हूं, विच इज इक्वल टू K इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी मैं क्या कर सकता हूं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह, सॉरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह मैं अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट लिख रहा हूं, एंड इट इज इक्वल टू 0.87 FY AST, ठीक है, डी माइनस 0.42 XU, XU की जगह XU लिमिट इक्वल टू K इंटू डी। तो डी दोनों में से मैं क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ। तो यहाँ पर डी हमने कॉमन लिया, अंदर बचता है मेरे पास 1 माइनस 0.42, और XU का हम क्या लिख रहे हैं, K इंटू डी, डी कॉमन आ गया तो K, ठीक है। तो ये हो गया आपका K, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, K मतलब आपको पता है K क्या हो सकता है, K या तो 0.53 हो सकता है, K या तो 0.48 हो सकता है, K या तो 0.46 हो सकता है, डेट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। यहाँ से एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट का वैल्यू आप निकाल लीजिए, एंड दैट विल बी इक्वल टू MU डिवाइडेड बाय 0.87 FY D 1 माइनस 0.42 इंटू K। तो ये आपको क्या मिल चुका है, ये आपको मिल चुका है सेकंड फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट का, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है। एक और फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AST का, एंड दैट फॉर्मूला आई कैन राइट हियर, AST इक्वल टू 0.5 FCK डिवाइड बाय FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU डिवाइड बाय FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। तो ये मेरे पास क्या है, एक और इक्वेशन आ चुका है किसका, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड का। अब क्या कर सकते हैं इनका, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे पास एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालने के कितने इक्वेशन हो गए हैं, एक इक्वेशन ये हो चुका है ना, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या हो चुका है हमारे पास, दो इक्वेशन ये हो चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इनका यूज करते हुए आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, AST कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी जगह आपको बात ये जरूरी याद रखना है कि जो भी मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखे हैं वो सभी इक्वेशन में आपको वैल्यूज जो रखना है, डिस्टेंस की mm के टर्म में रखना है, और फोर्स की न्यूटन के टर्म में रखना है, स्ट्रेस की न्यूटन पर mm स्क्वायर के टर्म में रखना है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की क्या है, न्यूटन mm रखना है, यहाँ पर किलोमीटर मीटर आप नहीं रखेंगे, न्यूटन mm में MU का वैल्यू रखेंगे। तो ये पूरा पिक्चर था कि कितने टाइप के प्रॉब्लम्स किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं गेट में फ्रॉम द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम टॉपिक। ओके, आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।